Hello, my dear students. Welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. जिन भी बच्चों का आज इंग्लिश का पेपर हुआ था वो सारे बच्चे अभी एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि क्या उनके सारे आंसर सही हैं या गलत हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका जो सेट 1 था ये उसका पेपर कोड है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और अगर ये आपका पेपर है तो यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो बताने वाली हूँ। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका दूसरा पेपर था और वो इससे मैच नहीं करता तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जो पेपर है इंग्लिश का, ये 3 आवर्स का था और 80 मार्क्स का आपका पेपर था। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। आई होप कि आपने सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे कि पेपर के अंदर 11 क्वेश्चन है और सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो आपके लिए कंपलसरी थे और सेक्शन ए, बी और सी, 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड था। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको रीडिंग स्किल्स के सारे राइट आंसर्स बताऊंगी जिसमें आपको ये पूरा टेक्स्ट दिया हुआ था जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, जिसमें बात की गई थी क्रिएटिविटी के बारे में। ठीक है, कि कैसे जो क्रिएटिविटी होती है वो सेंटर है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसके बारे में पूरे इस पैसेज में चर्चा की गई थी। सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर जो क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज। अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा आपका पैसेज है इसका आपसे क्या पूछा गया है, सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। सेंट्रल आइडिया हम कैसे फाइंड करते हैं, जब हम पूरे पैसेज को पढ़ते हैं, काफी डीप स्टडी उसकी करते हैं तो हमें उसका सेंट्रल आइडिया पता चल जाता है। यहाँ पर जो पैसेज था इसका सेंट्रल आइडिया था आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी टू नर्चर क्रिएटिविटी। अगर हमें क्रिएटिविटी को नर्चर करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन। अभी हम क्या देख रहे हैं कि सीबीएसई ने एजर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हर एक सब्जेक्ट में वो जरूर देते हैं। तो एजर्शन और रीजन की जो प्रैक्टिस है वो आपको कर लेनी है। अभी आपके और भी पेपर आएंगे, साइंस का पेपर होगा जैसे। स्टूडेंट्स, आपको एजर्शन और रीजन दिया गया था, इसका जो करेक्ट है आपका ऑप्शन वो डी है। यहाँ पर जो आपका एजर्शन है वो फॉल्स है बट इसका जो रीजन है वो ट्रू है, क्योंकि जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी एक सोशल प्रोसेस होती है। इसके बाद आपका थर्ड, देखो थर्ड वाला जो है पैराग्राफ 1 में से आंसर करना था। काफी सारे बच्चे जो है इसमें अगर आपको वर्ड्स की नॉलेज नहीं होती तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि पैराग्राफ 1 के अंदर, ठीक है, पैराग्राफ 1 में क्या है इसका वर्ड जो कि जिसका मतलब होता है यूज्ड अप या फिर डिप्लीट हो जाना। स्टूडेंट्स, आपने जो है यहाँ पर विच मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी यूज्ड अप, कोई ऐसी चीज जिसे हम खत्म नहीं कर सकते। तो आपको पैसेज 1 में एक वर्ड दिखेगा जिसे हम बोलते हैं एग्जॉस्ट, इनएग्जॉस्टेबल। जैसे कि हमारा सन है, सन जो है हमारा एक ऐसा रिसोर्स है कि वो इनएग्जॉस्टेबल है, वो कभी डिप्लीट नहीं होने वाला। तो पैराग्राफ 1 में हमें एक वर्ड मिला था इनएग्जॉस्टेबल, वो आपको दिख जाएगा, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स डज आ स्टडी ट्रैकिंग द डिक्लाइन इन क्रिएटिविटी थिंकिंग एबिलिटी इन चिल्ड्रन रिवील। तो यहाँ पर जब आपने पैसेज पढ़ा, ठीक है, तो वहां पर एक स्टडी के बारे में दिया हुआ है। उस स्टडी के बारे में क्या दिया हुआ है कि कैसे जो है जो बच्चे हैं उनकी क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी डिक्लाइन होती है। तो यहाँ पर आपको पैसेज में दिया हुआ था 98% वाला जो आपकी लाइंस है, 98% से लेकर 25 ईयर ओल्ड तक की स्टडी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां से आपको ये लिखना था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा, ये आपको थर्ड में मिल जाएगा। थर्ड वाले पैराग्राफ में दिया हुआ था कि 98% ऑफ 3 to 5 year old exhibited creative thinking, this dwindle to 10% among 13 to 15 year old। ये सारा आपको उसके अंदर बताना था थर्ड वाले में से। ओके, एंड नाउ अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड दी गिवन प्रॉम्प्ट एंड सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन इन दी ब्रैकेट। तो ये बहुत ही सिंपल है, अभी हमने ऊपर भी मैंने आपको बताया, एजर्शन एंड रीजन वाले में भी दिया हुआ था दैट क्रिएटिविटी इज अ सोशल प्रोग्रेस। तो इसका आंसर आपका सोशल होना था। सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कभी भी नहीं छोड़ने होते। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर डज क्रिएटिविटी थ्राइव अपार्ट फ्रॉम आर्ट्स एंड कल्चर। तो पैसेज के हिसाब से जो क्रिएटिविटी है वो हमें
और दूसरी फील्ड्स में भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने यहाँ पे देखो इसका जो फोर्थ वाला आई थिंक पैराग्राफ था जिसके अंदर बता रखा है कि आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, राइटर्स, इनोवेटर्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन सब के अंदर हमें क्रिएटिविटी देखने के लिए मिलती है, केवल आर्ट एंड कल्चर वाले स्टूडेंट्स के अलावा। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ये कंप्लीट करना था, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल रीजन। So about 33% citizens engage their creative faculties ask that use, इसके आगे क्या आना था? इसके आगे आपका आना था that use their talents, that use their talent in arts, ठीक है, वो जो आगे आपको लाइन मिल जाएगी पैसेज में, इन आर्ट्स, साइंस, इनोवेशन, इस तरीके से आपको इसमें अपनी तरफ से भी आप ऐड करके लिख सकते थे। फिर आपका नेक्स्ट था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन हाउ डज द पैसेज व्यू द फ्यूचर ऑफ क्रिएटिविटी इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे पूरे पैसेज में से आपको बना के लिखना था कि जो पैसेज है वो आपको क्या सजेस्ट करता है। पैसेज आपको सजेस्ट करता है कि जो क्रिएटिविटी है वो फ्लरिश कर रही है। ओके, सो नाउ अभी इसके बाद देखो दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको पैसेज ही दिया हुआ था जो कि आपका किससे रिलेटेड है। सेकंड जो आपका पैसेज है स्टूडेंट्स वो ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा डेटा भी दिया हुआ है, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स दे रखे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा था, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा बच्चों के लिए। सो नाउ स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर्स को। पहला क्या है क्वेश्चन, व्हाट डज द यूज ऑफ द फ्रेज। हमने क्या देखा कि पैसेज के अंदर एक फ्रेज यूज किया गया है जिसका नाम है अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ चॉइस। क्या है वो फ्रेज, a perfect storm of choice by the writer in the paragraph 1। तो यहाँ पर आपको उसकी फीलिंग्स के बारे में बताना है। सो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक है, द कंज्यूमर्स आर कंफ्यूज्ड होना था इसका। उसके बाद आपका पैराग्राफ 2 में है द पैराग्राफ 2 दैट इंडिकेट्स दैट द राइटर फील्स असिस्टिंग कंज्यूमर्स हैज बिकम अ प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। ये कौन सा वर्ड है, एक वर्ड आपको फाइंड आउट करना था। तो वो जो आपका वर्ड है स्टूडेंट्स वो क्या है आपका थ्राइविंग। क्या है वो आपका वर्ड, वो वर्ड है आपका थ्राइविंग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट्स मेंशन इन द टेबल मेंशन द मार्केटिंग अप्रोच दैट इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो यहाँ पर अभी ये जो क्वेश्चन है काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि देखो क्या है, टेबल के अंदर आपको कुछ एस्पेक्ट्स दिए गए थे। ठीक है, अब वहां पे जो मार्केटिंग अप्रोच थी, ठीक है, मेंशन करना है आपको मार्केटिंग अप्रोच के बारे में जो कि कंसर्न, उसका जो मुद्दा होता है, उसका क्या मुद्दा होता है, कंज्यूमर्स को अलग अलग फैक्टर्स पे समझना। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या बताना था। काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपल एक वर्ड में आप आंसर दे सकते थे, डेटा यूटिलाइजेशन। डेटा यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कंज्यूमर्स को जो है समझना बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर जो आपको वर्ड भरना था वो क्या था आपका रिटेल असिस्टेंस। रिटेल असिस्टेंस इसमें आना था। देन आपका फिफ्थ है, फिफ्थ का आंसर भी जो है स्टूडेंट्स आपका रिटेल असिस्टेंस ही है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप इसको जाके अपने पैराग्राफ में से भी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग फिल द ब्लैंक। अब यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है और इस ब्लैंक को फिल आपको करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आपका जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा आपका रिकमेंड आएगा। देन आपका नेक्स्ट है द डिफरेंट अप्रोच टू रिवोल्यूशनाइज कंज्यूमर चॉइस इज टू डैश। ये क्या है, अगर हमें कंज्यूमर्स की चॉइसेस को रिवोल्यूशनाइज करना है तो उसके लिए हमें कौन सी डिफरेंट अप्रोच अपनानी है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया था। तो यहाँ पे आपको पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था जिसमें आपको बताना था ऑफर लिमिटेड फंक्शनल मिड प्राइस प्रोडक्ट्स दैट इंस्टिल कस्टमर्स कॉन्फिडेंस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ कंज्यूमरिज्म। ओके, सो यहाँ पे आपको पैसेज में मिलेगी एक लाइन जहाँ पे लिखा होगा ब्रेक द साइकिल ऑफ कंज्यूमरिज्म। ठीक है, उस वाले पैराग्राफ में से इसका आंसर आपको देना था। इसके बाद आपका नेक्स्ट है द राइटर बिलीव्स दैट द ग्लोबल प्रोडक्ट अबंडेंस कैन नॉट बी इक्विटेबल। जो राइटर है उसका विश्वास है कि जो ग्लोबल प्रोडक्ट अबंडेंस है वो इक्विटेबल नहीं है।
ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जो क्रिएटर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, वो किसको प्रायोरिटाइज करते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं? जो क्रिएटर्स हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं वेल्दियर कंज्यूमर्स को। मार्केट में हमें जो भी प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? अमीर लोगों के लिए, वेल्दी कंज्यूमर्स के लिए होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आपका लास्ट पैराग्राफ से था, जिसमें आपको बताना था कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं सिंप्लिसिटी की, पर क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं स्टार्टअप के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे आपको बताना था। तो स्टार्टअप जो होते हैं उसके ड्रॉबैक्स बेसिकली आपको यहाँ पे बताने हैं। तो जो स्टार्टअप्स होते हैं वो रिलाई करते हैं ऑन लार्ज वेंचर कैपिटल फंडिंग, और बाद में क्या होता है? ओवरवेलमिंग। ठीक है, रैपिड ग्रोथ के लिए वो हमेशा परेशान रहते हैं। स्ट्राइव फॉर रैपिड ग्रोथ, ये मैं आपको दिखा देती हूँ अगर हमें यहाँ पे कहीं मिलती है। देखो स्टार्टअप के बारे में दे रखा है यहाँ पे 5th पैराग्राफ में ही, कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं एक्सेसिबल सिंप्लिसिटी, पर इवेंचुअली वो क्या हो जाता है उनके लिए? ओवरवेलमिंग हो जाता है, एरे ऑफ चॉइसेस बन जाता है। यहाँ से आपको इसका आंसर करना था। सो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे हमारा सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी के अंदर जो है सारे बच्चे अभी तक वेट कर रहे होंगे कि सेक्शन बी कब स्टार्ट होगा। 10 मार्क्स का आपका ग्रामर आता है, और ग्रामर जो है वो बच्चों से काफी बार गलत हो जाती है। सो नाउ स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, अगर आपके 10 में से 5 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं फिर भी काफी अच्छी बात है। पहला क्या है? रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। यहाँ पर हमें एक स्टोरी दे रखी है और हमें बस जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है उसका कौन सा वर्ब का फॉर्म हमें यूज करना है, बस यहाँ पे हमें वो देखना था। सो एज आई एंटर द रूम, द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक मी एज ऑड वाज द कैंडल स्टिल। क्या होगा यहाँ पे? कैंडल स्टिल बर्निंग ऑन द टेबल। सिंपल है एकदम, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट, आपको एरर इसमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे जो आपका एरर है वो क्या है? हेल्थ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड आर कंसर्निंग अबाउट द सर्ज इन हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, दे आर नॉट कंसर्निंग। यहाँ पे आपका करेक्शन क्या होना था? कंसर्न्ड। क्या आना था यहाँ पे? कंसर्न्ड आना था। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मास्क इज यूज्ड, ठीक है, अ मास्क इज यूज्ड टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। ये बहुत ही सिंपल था। देखो ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल है, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी तो ये वाला क्वेश्चन आप कर पाए होंगे। ठीक है, क्योंकि जो मास्क होता है वो किसी पर्सन की आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए यूज होता है। नाउ वी हैव अ कन्वर्सेशन। एक स्टूडेंट है जो अपने एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर रहा है। स्टूडेंट्स क्या है उसका? स्टूडेंट का सेंटेंस क्या है? हेलो, आई हैव कम टू आस्क अबाउट द इंग्लिश कोर्सेज यू रन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो यहाँ पर उसने उसे क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन भी है यहाँ पे आपके पास। उसने फिर पूछा, आर यू अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी। अब आपका ऑप्शन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग पहले से ही की गई है और सिर्फ आपको इसमें एक ऑप्शन चूज करना था। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर था हैड कम। ओके, सो नाउ अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी आपको एरर एंड कनेक्शन फाइंड आउट करना है। Embrace change as an opportunity for personal growth and allowed it to improve your life. So students, यहाँ पर इसका आंसर क्या होना है? Embrace change as, just a minute, I am telling the correct answer. इसका जो आपका आंसर है वो अलाउड जो है ना, अलाउड नहीं आना था, इसकी जगह आपका क्या आना था? अलाउ आना था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक डायलॉग दिया हुआ है। डायलॉग को आपको पूरा रिपोर्ट करना है। ठीक है, सो शॉपकीपर ने क्या बोला? व्हाट बुक डू यू वांट? तो रमेश ने दिया आंसर दिया दैट ही वांट अ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स which he can use for his project work. So the shopkeeper asked Ramesh which book did he want. Ramesh replied that, क्या reply करा? That he want a reference book for his physics project work. Okay, अब हमारा नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको राइट ऑप्शन चूज करना था। सो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो क्या है आपका? विच है। देयर आर मेनी इन्वेंशन ऑफ साइंस विच हैव बेनिफिटेड ह्यूमन बीइंग्स इन मेनी वेज। देन आपका नेक्स्ट है एर्थ, इन आर कंट्री डैश यूनिवर्सिटीज ऑफर आर रेंज ऑफ कोर्सेज। डैश यूनिवर्सिटीज आर ऑफर आर रेंज ऑफ कोर्सेज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका बहुत ही सिंपल है ये वाला भी। देखो इसमें आपका मैनी आना था। Many universities are offering a range of courses. So next भी आपका देखो डायलॉग वाला ये रिपोर्ट करना है। The city planner said that the new park dash of several months of research and planning. क्या आना था? न्यू पार्क
वॉज आर, ठीक है, इज आर रिजल्ट का क्या हो जाएगा आपका, वॉज आर रिजल्ट ऑफ सेवरल मंथ ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना था और यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट बी है, ही swore दैट ही हैड नॉट स्टोलन दी बैग। फिर उसके बाद ये वाला बहुत ही सिंपल था, व्यूज आना था इसमें आपका, ठीक है, व्यूज इसमें आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर है, बिकॉज यहाँ पे सनराइज और सनसेट दो व्यूज की बात हो रही है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ये आपको रिपोर्ट दे रखी है, द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट डैश वेरी फ्यू लर्नर्स हैव सम नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। फिर आपकी ये जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं ये तो आप लोगों ने अपने आप ही करा होगा, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको सारी कुछ काफ़ी सारी देखो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पूरा आपको यहाँ पे डिस्कस करना था। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है कि जो ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, वो एक ग्लोबल इशू है, तो लेटर लिखना था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, ठीक है। फिर अगले में आपको प्रॉस एंड कॉन्स दे रखे थे, इंटरनेट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, ठीक है। ओके सो ये आपका जो ये एनालिटिकल पैराग्राफ है और 10th क्लास में एनालिटिकल पैराग्राफ पक्का आता है और आई होप कि आप ये वाला करके आए होंगे पूरा डेटा को स्टडी करने के बाद। फिर आपके क्वेश्चंस थे जो लिटरेचर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं, आपके लिटरेचर वाले, क्योंकि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो लिटरेचर में नहीं कर पाते हैं। तो ये पहला वाला देखो इसमें बता भी रखा है कि ये नेल्सन मंडेला से आया है। तो व्हाट इफेक्ट्स डज द एक्सपीरियंस एज डिस्क्राइब्ड इन द लाइंस बिलो हैव टू ऑन द स्पीकर। तो यहाँ पर कुछ लाइंस दे रखी थी और आपको बताना था कि इन लाइंस का स्पीकर के ऊपर क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बताना था कि कैसे जो है ये जो लाइंस हैं ये सिखाती हैं ट्रू मीनिंग ऑफ करेज। देन आपका नेक्स्ट था, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था आपका डी, एबिलिटी टू ओवरकम फियर। उसके बाद आपको 40 वर्ड्स में आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट डज ट्रू करेज एंटेल, ठीक है। थर्ड वाले का आंसर आपको, थर्ड वाले के आंसर में 40 वर्ड्स में बताना था कि ऑथर के हिसाब से ट्रू करेज क्या होता है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना था, ऑथर के हिसाब से ट्रू करेज होता है एब्सेंस ऑफ फियर, ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ फियर बट दी एबिलिटी टू कॉन्क्वर इट, एबिलिटी टू कॉन्क्वर इट, ठीक है। ये वाली जो था पूरा उसको आपको बना के लिखना था। फिर आपका था फिल इन द ब्लैंक्स, मैन स्टूड अप टू टॉर्चर शोइंग स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस, दैट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड आना था। फिर आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो थीफ स्टोरी से है, इसका जो आंसर है फर्स्ट वाले का वो आपका क्या है, जॉयस है। देन आपका नेक्स्ट है हाउ डज द प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग पेड रेगुलरली अफेक्ट द नैरेटर मोटिवेशन। जो नैरेटर का मोटिवेशन था कि वो वहाँ पे चोरी करने के लिए आया था, उसका क्या इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका जो वर्ड है वो क्या आना था, नोबिलिटी आना था। सो आई होप कि आपके ये दोनों जो, अगर आपने ये वाला पैराग्राफ चूज किया होगा तो आपके आंसर्स ठीक होंगे। देन आपको कंपेयर करना है दो मीनिंग, माई हार्ट सैंक एंड माई स्पिरिट रोज, इन दोनों का जो मीनिंग है वो कंपेयर करना है। जैसे कि जो हार्ट सैंक का मतलब क्या होता है कि हम डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, और अगर हम बात करें हमारे स्पिरिट रोज हो गई, इट मीन्स कि हम होपफुल और एनकरेज्ड फील करते हैं। फिर आपका द ट्रीज वाली जो पोएम है उसमें से आया हुआ है आपका पैराग्राफ, द मेटामॉर्फिकल एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो मेटामॉर्फिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, ये होना था आपके फर्स्ट का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द टोन डिस्कस हाउ एडविन रिच प्रेजेंट दी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपने पोएम पढ़ी होगी ट्रीज वाली। सो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पर जो ये पोएम के थ्रू जो ट्रीज जो हैं और ह्यूमन जो हैं उनके बीच का एक पूरा रिलेशनशिप डिस्क्राइब हुआ है। थर्ड वाले में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। थर्ड वाले का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है एरी एंड फोर बोर्डिंग, इसका क्या होना था आपका बी होना था। सो स्टूडेंट्स फिर आपका नेक्स्ट है, देखो दो आपकी पोएम्स हैं और दोनों पोएम्स में से कोई एक जो आपको पूरा चूज करना है। सो कंप्लीट द फॉलोइंग, अमांडा सल्ड एंड बिकेम मूडी, अमांडा सल्ड एंड बिकेम मूडी, इसका क्या है, बिकॉज क्या आएगा इसमें, बिकॉज शी वॉज बींग कॉन्स्टेंटली स्कोल्डेड, क्योंकि उसकी लगातार डांट पड़ती रहती थी। देन आपके इस बाकी क्वेश्चंस तो ये सारे आपको खुद से ही करने थे। अभी ये रहा इसका, आपको मैं बता देती हूँ कि फोर्थ वाले का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स। सो ये आप देख सकते हैं जो फोर्थ वाला है इसका 2 and 3 होगा, 2 and 3 यानी कि एग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग। यहाँ पे जो स्पीकर की टोन है,
स्टॉप एट दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, तो एग्रेसिव टोन है और कैसी टोन है, डोमिनेटिंग टोन है। उसके बाद फिर ये सारे आपके क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स जो आपकी पोएम्स में से आए थे, 40-50 वर्ड्स में आपको इनके आंसर करने थे। फिर इसमें से दो आपको करने थे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एग्जाम में आपकी पूरी चॉइस रही थी। सो आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपका पेपर नहीं था और नेक्स्ट जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उनके क्वेश्चन पेपर्स आप लोग हमें व्हाट्सएप करेंगे पीडीएफ बनाकर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक और मिलेगा जो कि हमारे व्हाट्सएप चैनल का है, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके आगे के जो पेपर्स हैं उनके सारे के सारे आंसर कीज हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिससे कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो स्टूडेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।